हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे गेट ऑफ मिस्टिकल रेल्म का एपिसोड 3। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन ड्रैगन गैंग के लोग और उसका लीडर गांव कोई एक आदमी के पास से प्रोटेक्शन फी मांग रहे होते हैं, जिसे देखकर आसपास के सारे घर वाले अपनी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर रहे होते हैं। वो मजदूर आदमी कह रहा होता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तुम्हारे लोगों ने कुछ दिन पहले ही मेरे पास से पैसे लेके गए थे, अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मैं तुम्हें अब कहाँ से दूं? जिस पर वो टीम लीडर गाँव के उससे कहता है कि आओ इस मांस को चख कर मुझे बताओ कि ये ताज़ा है या नहीं। उसके साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक और आदमी मुझे सुबह भी यही कह रहा था कि उसके पास पैसा ही नहीं है, बट शाम तक वो मरी हुई हालत में मिल चुका है। जब वो उनकी बातों को सुनता है तो वो आदमी उल्टी करना शुरू करता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि वो जिस मांस को खा रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी सुबह के मरे हुए आदमी का था। उसकी इस हालत को देखकर वो गोल्डन ड्रैगन गैंग वाले हंसना शुरू करते हैं। उनका लीडर सभी से ऐलान करते हुए कहता है कि कोई और है जो मुझे पैसा नहीं देना चाहता तो आओ और मेरी तलवार से बात करो। तभी उसका खिलाफ बोलते हुए एक और आदमी आता है। भी दिखाया जाता है कि वहां पर फैंगली आया हुआ होता है, जो कि ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का टीम लीडर होता है, जिसे देखकर ड्रैगन सोसाइटी का टीम लीडर गौकोई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो ब्लैक डॉग सोसाइटी का कीड़ा फैंगली है। फैंगली उसे बोलता है कि गौकी तुम आजकल बहुत ज्यादा ही उड़ खेल रहे हो। जिस पर गौकी उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो कुछ मांस ही नहीं है, बिल्कुल हड्डियां नजर आ रहे हैं और इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ा सको। ये कहते हुए इन दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। फैंगली कहता है कि आज तो मैं तुम्हें हरा कर इस पूरे ईस्ट बाजार को अपने अंडर कर लूंगा। तभी मालूम हो जाता है कि इन दोनों की फाइट अपने अपने एरिया को कब्जा करने के बारे में चल रही होती है। उसकी बातों को सुनकर गौकी कहता है कि इसी कोशिश में तो तुम्हारा डिप्यूटी भी मारा गया था। उसकी इन बातों को सुनकर फैंगली गुस्से में आकर के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ को किसी ने रोक लेता है। तो वो कोई और नहीं बल्कि जैंगलिंग मार्शल सिटी का आदमी होता है। तभी वो दोनों सोसाइटी वाले मिलकर फैंगली को ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देते हैं। वे गाँव के कहता है कि चलो मेरे लेट नाइट स्नैक का भी इंतजाम हो चुका है। ये कहते हुए वो फैंगलिन को मारने बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक और बंदा आकर उसे रोक देता है, जिसे देखकर फैंगलिन खुश हो जाता है कि वो कहता है कि फेयर फिस्ट आखिरकार तुम आ ही गए। फेयर फिस्ट नीचे रुके आदमियों को गिनते हुए कह रहा होता है कि टोटल 17 लोग हैं, जिसमें से 3 बड़े और 14 छोटे छोटे हैं। ये कहते हुए वो ऊपर से नीचे आ जाता है। फेयर फिस्ट का भी रेल्म मार्शल डिसिपल होता है और वो बॉडी टेम्परिंग के लेवल 11 पर होता है। उसे देखकर गौकी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, बट आज तुम्हारा मेरे साथ आमना सामना हो रहा है। तुम्हारा तो आज बहुत ही बदनसीब दिन चल रहा है। कहते हुए ही उसका एक साथी फेयर फिस्ट के ऊपर अटैक करने चला जाता है। वो फेयर फिस्ट उसे बस एक ही पंच से दूर फेंक देता है। तो तभी वो टपुक वाला आदमी आकर उसके हाथों को पकड़ता है। वो कहता है कि तुम मास्क के पीछे क्यों छुप रहे हो? क्या तुम इतने बड़े आदमी हो? फेयर फिस्ट उसे हमने खींचते हुए उन दोनों के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। और उनकी हालत देखकर गौकी और उन गोल्डन ड्रैगन गैंग वालों की तो हालत खराब हो जाती है। गौकी अपने आदमियों को फेयर फिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, बट वो सारे फेयर फिस्ट के
एक ही पंच से ढेर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर गांव के बहुत डरने लगता है। जब वो उन्हें देख रहा ही होता है कि तभी फियर्स फिस्ट आकर उसे तो भी पछाड़ देना शुरू करता है और एक पावरफुल पंच के साथ उसका भी खेल तमाम कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का दिखाया जाता है, जिसके अंदर उनका टीम लीडर फैंगलिंग उस फियर्स फिस्ट को थैंक्स करते हुए 290 लियांग उनको मारने का दे देता है, क्योंकि फियर्स फिस्ट ब्लैक फॉक्स सोसाइटी की मदद पैसों के लिए कर रहा होता है। तभी फैंगलिंग उससे बताता है कि तुम्हारी मदद से ब्लैक फॉक्स सोसाइटी बहुत फैल रही है, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर फियर्स फिस्ट कहता है कि मुझे किसी भी सोसाइटी में शामिल होना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बस मार्शल कल्टीवेशन करनी है और इस मार्शल कल्टीवेशन के लिए मुझे जो हर्ब्स और पिल्स की ज़रूरत है वो मैं इन पैसों से खरीदता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ और मुझे तुम्हारी गैंग का काम करना पसंद आता है, क्योंकि तुम्हारी गैंग बाकियों की गैंग की तरह जोर ज़बरदस्ती नहीं करती। जिस पर फैंगलिंग उसे कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते तो कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हमें याद करना। जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें एक आदमी के बारे में जानने के लिए कहा था, तो क्या तुमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है? जिस पर फैंगिंग कहता है कि नहीं, अभी तो हमने उसे ढूंढा नहीं है, बट तुम्हारे कहने पर हमने उसके ड्राइंग्स को बनाकर हमारे हाथियों के अंदर फैला दिया है। अगर उसका कोई भी खबर मिल जाए तो सबसे पहले तुम्हें ही इन्फॉर्म कर देंगे। उसकी इन बातों को सुनकर वो उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक और बात याद आती है। तभी वो अपने पास से एक ब्लूप्रिंट निकाल कर उसे देता है कि मुझे इस तरह का एक हथियार बनाना है। उस वेपन के ब्लूप्रिंट को देखकर फैंगलिंग भी उसकी तारीफ करना शुरू करता है। फियर फिस्ट उसे पैसे भी देता है। तभी वो फैंगलिंग कहता है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारा वहाँ लगेगा, जिस पर फियर फिस्ट उसे और भी ज़्यादा पैसे देता है। उसे कहता है कि अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसका इंतज़ाम कर दूंगा। जिस पर फैंगलिंग उसके पास से पैसा लेते हुए कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो हमारे भाई जैसे हो और भाइयों से हम ज़्यादा पैसे नहीं लेते। ये कहते हुए वो उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक गली में जाकर वहाँ से अपने नकाब को निकाल कर बाहर आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो शीमो होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो फेंग मार्शल आर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर शीमो 13 फॉर्म्स ऑफ विंड स्ट्राइड को प्रैक्टिस कर रहा होता है और जिसे देखने के लिए आसपास भीड़ इकट्ठा हो रही होती है। इस मेथड से शीमो 13 अटैक्स एक ही साथ करता है, जिसे देखकर सारे लोग उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि भाई, तुम्हारी तलवार के सामने वांग त्यान हो भी तुम्हें झुककर सलामी देगा। जिस पर एक और बंदा कहता है कि तुम्हें क्या मालूम वांग त्यान हो कि फैमिली के पास एक स्पेशल ब्लड लाइन है और उसके पास एक एंसेस्ट्रल ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट है, उससे लड़ना इतना भी आसान नहीं है। वही वांग त्यान हो होता है जो कि इस पूरे सिटी का टॉप मार्शल आर्ट डिसिपल होता है। तभी शिमो ने पूछता है कि क्या आप उसी वांग त्यान हो की बात कर रहे हो जो कि टॉप मार्शल आर्ट डिसिपल है और जिसके पास एक अनोखी ब्लड लाइन है। जिस पर वो पहला बंदा बताता है कि प्योर ब्लड लाइन होने की क्या फ़ायदे अगर तुम उसे एक्टिवेट ही न कर पाओ। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि वांग त्यान हो की फैमिली आज तक शुद्ध खून वालों को ही जन्म दी है और वांग त्यान हो उनमें से एक है। आज न कल वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट ज़रूर कर लेगा और उसके लेवल से भी ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ चुनौती कर सकता है। जिस पर
वो पहला बंदा कहता है कि तुम हमारे लोगों का हौसला कम कर रहे हो, तुम्हें दुश्मनों के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं करना चाहिए। वो शिमू की भी तारीफ करते हुए कहता है कि हमारा भाई शी भी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ से पैदा हुआ है और उसके पास एक ऐसी बॉडी है जिसे कोई भी तलवार भेद नहीं सकती। लगता है इसके पास भी एक अनोखी ब्लड लाइन है। जिसे सुनकर शिमू मन ही मन हंस रहा होता है। तभी इन सब की आवाज को सुनते हुए वहां पर ल्यूफेंग मार्शल आर्ट के मास्टर ली चांगहाई आ जाते हैं, जिनका रल्म पोस्टनेटल वॉरियर के अर्ली स्टेज में होता है, जो आकर सबको अच्छे से क्लास देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ बातें करना ही आता है, जाओ और जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना शुरू करो क्योंकि 4 हॉल टूर्नामेंट पास में ही है। उसके इन बातों को सुनकर सारे लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। वो शिमू को बुलाकर पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि तुम अब अपने बॉडी टेम्परिंग के किस लेवल पर हो। जिस पर शिमू ने बताता है कि मैं अभी अभी लेवल 11 पर पहुंचा हूँ। वो उसकी बातों को सुनकर शौक में आ जाते हैं। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इतने कम समय में तुम 11th लेवल पर पहुंच चुके हो, ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। इस पूरे फैंगचंग मार्शल हॉल में कोई भी तुम्हारी टक्कर का नहीं है, या फिर ऐसे कहो कि पूरे फैंग सिटी के अंदर तुम्हें कोई भी टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पास एक इनविंसिबल बॉडी है। आखिरकार वो उसकी इतनी तारीफ करने के बाद अपना मकसद उसे बताता है कि वो शिमू से ये चाह रहा होता है कि आने वाले फुल मार्शल हॉल कंपटीशन के अंदर वो शिमू को अपने मार्शल हॉल की तरफ से कॉम्पीट कर जीतने की कोशिश करवा रहा है। जिस पावरफुल बॉडी की वो बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शिमू की उसी पेट्रिफाइड बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह लीडर उसे बता रहा होता है तो तभी शिमू के इलनेस फिर से वापस आना शुरू करती है। शिमू को बहुत ही पेन हो रहा होता है तो तभी मास्टर आकर उसे संभालता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। जिस पर शिमू उसे गलत बताते हुए कहता है कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था जिसकी वजह से मेरी मेरिडियंस बहुत उलट पुलट हो गई हैं, तो मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। उसकी इन बातों को सुनकर वो मास्टर उसे एक ट्रीटमेंट मेथड बताते हुए कहते हैं कि इसमें लिखे सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर डेली 3 बार इसके अंदर तुम नहाओ। जिसे देखकर शिमू ने पूछता है कि मास्टर ये सब क्या है। जिस पर उसे बताता है कि मैं तुम्हें आयरन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट सिखा रहा हूँ। जिस पर शिमू शौक में आकर कहता है कि बट ये मेथड तो ये ल्यूफेंग मार्शल हॉल का एक सीक्रेट आर्ट है जो सिर्फ हॉल मास्टर के पर्सनल डिसिपल्स को ही दिया जाता है। शिमू उसका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर मास्टर कहता है कि मुझे इतनी जल्दी शुक्रिया अदा करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले तुम इसमें लिखे सारे मेडिसिन को जमा कर लो और फिर उसके बाद में आकर मेरा शुक्रिया अदा करना क्योंकि इसमें लिखे सारे हर्ब्स बहुत ही महंगे हैं। जिसे देखकर शिमू कहता है कि ये तो सच में बहुत सारे महंगे हर्ब्स हैं। जिन्हें सुनकर मास्टर भी हंसना शुरू करता है और वो कहता है कि इसीलिए तो मेरा पर्सनल डिसिपल के पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्किल ही नहीं बल्कि बहुत भारी पॉकेट भी होनी चाहिए। जब तुम इस टेक्निक को सीख जाओ तो हमारे हॉल को कभी भी मत भूलना। जिस पर शिमू उसका शुक्रिया अदा करता है और वो मास्टर उसे सीन शिफ्ट होता है और शिमू के घर का दिखाया जाता है जिसमें शिमू अपने घर के ऊपर लेटा हुआ उस टेक्निक्स को पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि इसमें तो 3 महीने के लिए मुझे हर्बल बात लेना है बट 1 महीने का खर्च ही इतना ज़्यादा है कि मैं कंगाल हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर जी यूहान आ जाती है जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है जो अभी फई होंग मार्शल हॉल की डिसिपल होती है। आकर कहती है कि क्या तुम फिर से पैसों के बारे में सोच रहे हो।
जिस पर शिमू कहता है कि तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो? अगर मास्टर जिन को पता चला तो वो तुम्हें फिर से डांटेंगे। जिस पर वो उसे थोड़े पैसे देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि मुझे पता है कि तुम कभी भी किसी के पास मदद नहीं मांगते, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आई थी। वो कहती है कि भाई, मुझे पता चल गया है कि तुम आयरन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट को सीखना चाहते हो, बट इसके लिए बहुत ही अनोखे हर्ब्स की ज़रूरत होगी, इसीलिए तुम इस पैसों को कर कुछ हर्ब्स खरीद लो। अगर ये कम पड़ जाए तो मैं कुछ और भी इंतज़ाम कर दूंगी। तभी वो शिमू से मना करने ही वाला होता है कि तभी वो उस हर्ब्स की लिस्ट देखकर वो भी एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं इसे एज ए कर्ज समझ लूँगा। जब मेरे पास इनफ पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हें ये पैसे वापस लेने ही होंगे। तभी उन दोनों को अपने बचपन में बिताए हुए कुछ लम्हे याद आ जाते हैं, जिन्हें सोचकर शेमू मुस्कुरा होता है। तभी जियान कहती है कि मैं भी तो तुम्हें ये लोन की तरह ही दे रही थी, तुम्हें कौन फ्री देने वाला है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 साल का वक्त देती हूँ और इसके साथ तुम्हें मुझे इंटरेस्ट लगाकर इन पैसों को वापस देना होगा। जब वो सुनकर उसके बातों पर मुस्कुरा रहा ही होता है कि तभी उसकी इलनेस फिर से वापस आना शुरू हो जाती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और लुढ़कता हुआ नीचे जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर जिन यूहान शिमू को होश में लाने की ट्राई करती है, बट शिमू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपनी होश में ही नहीं होता। तभी शिमू के बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसकी एनर्जी एक कॉम्प्रेस होकर एक के फॉर्म में हो जाती है और उसके आसपास पूरा पथरीला मैदान होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि शिमू की इसी बीमारी की वजह से उसकी बॉडी पत्थर की हो रही होती है और वो एक उसके हार्ट के ऊपर जो बड़ा सा पत्थर पेट्रिफिकेशन की वजह से बना हुआ होता है, वो एप उसके ऊपर चढ़कर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर उन्हें तोड़ना शुरू करता है। तभी शिमू कहता है कि ये कौन है, ये मेरी पावर तो फील नहीं हो रही। तभी वो एप मून की शक्तियों को यूज करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाकर और भी ज्यादा पावरफुल होना शुरू करता है। तभी शिमू को होश आ जाता है। उसे देखकर जिन युयान बहुत ही खुश हो जाती है। तभी उसकी माँ उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने में रहो। उसे देखकर शिमू भी कहता है कि आंट जियान आप भी यहाँ पर हैं। ये आंट जियान और कोई नहीं बल्कि शिमू की स्टेप मॉम होती है। वो कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें होश तो आ गया। शिमू ने कहता है कि ये मेरी पेट्रिफिकेशन की बीमारी आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। पहले तो ये थोड़ा ही ब्लॉकेज कर रही थी, बट आते आते मेरे सारे मेरिडियंस को ब्लॉक कर रहे हैं और आज पहला टाइम जो कि इतना सीरियसली इसका मेरे ऊपर इफेक्ट हुआ था। जिस पर याओयान पूछती है कि माँ अब हम क्या करें। शिमू बताता है कि अब थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि तभी उसे फिर से अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी फिर से उसे वो व्हाइट एप के बारे में सपना आ जाता है। वो बताता है कि अभी अभी मैं जब बेहोश हुआ था तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। उसकी इन बातों को सुनकर वो आंट जैन होकर पूछती है कि किस फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो चुकी थी। शिमू ने कुछ बताता नहीं और वो कहता है कि नहीं ये तो कुछ नहीं था। मैं कहता है कि आजकल मुझे सपने आ रहे हैं, लगता है उन्हीं सपनों का कुछ नतीजा होगा। आंट जैन उसे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द चीज स्पिरिट फिल खानी होगी, भी तुम इस बीमारी को स्लो कर सकते हो, वरना कुछ ही दिनों में तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी और स्लोली तुम्हारी मौत भी आ सकती है। वो उसे बताती है कि शिमू
तुम बहुत ही जवान हो और तुम्हारे पास एक गिफ्टेड स्ट्रेंथ है। तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी इस बीमारी को स्लो करो। जिस पर शीमू से कहता है कि मैं ये जरूर ट्राई करूंगा। शीमू आंट जैन का शुक्रिया अदा करता है। तभी आंट जैन कुछ सोचते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे हार्ट पास के ब्लॉकेजेस 5 साल की उम्र में ही शुरू हो चुके थे। जिन्हें सुनकर वो शौक में आकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरे पिता ने बताया था। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे ही अंदाजा लगा था। ये वही साल था जिस पर तुम्हारे पिता ने हमारे फैमिली के पास आकर चीज पिल को मांगा था। तभी शीमू और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आंट जैन से पूछता है कि क्या वो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द छोड़कर चले गए थे। जिस पर उसे आंट जैन रिप्लाई देती है, हाँ, उन्हें भी तुम्हारे इस विट्रिफिकेशन इलनेस के बारे में पता था, इसीलिए वो तुम्हें पिल दिलाने की कोशिश में तुमसे दूर हुए थे। ये सारे बातें उन्होंने मुझे मरते वक्त कहा था और मुझे जिम्मेदारी देकर गए थे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उन्होंने मुझे कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मरते वक्त उसने मुझे सच्चाई बोलकर तुम्हारे भविष्य को मेरे हाथों में सौंप कर चले गया था। उसने जो भी ची फैमिली के लिए किया था वो बस एक चीज स्पिरिट पिल के लिए किया था। अब तो वो इस दुनिया से चले गए हैं, इसीलिए वो पिल तुम्हें ही मिलनी चाहिए। बट मुझे डर है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी जेन्युआन कहती है कि माँ, आपने तो कहा था कि अगर शीमू इस मैच के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल किए तो पैट्रियाज उन्हें चीज स्पिरिट पिल दे देंगे। आंट जैन उसे बताती है कि जिन फैमिली के अंदर लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, जिस पिल को तुम्हें फ्री में मिलना चाहिए था, अब उसके लिए तुम्हें मुकाबला करना होगा और तुम इस मैच के अंदर हार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगती है और अपनी बेटी को भी अपने साथ बुलाती है। जिस पर यायान कहती है कि माँ, मैं कुछ देर ही रुकना चाहती हूँ, बट वो नहीं कह पाती और वो शीमू से अलविदा कह लेकर वहां से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और उस गाँव का दिखाया जाता है जो कि इस बंदे के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है कि आजकल फैंग सिटी के अंदर एक फेयर फिस्ट वाला बंदा आ चुका है जो कि बहुत ही पावरफुल है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। एक और बंदा कहता है कि लोग तो कह रहे हैं कि वो तो अब बहुत सारे मार्शल हॉल के डिसिपल से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो गॉकी कहता है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो मिस्टर वांग के जितना पावरफुल है। जब वो कह ही रहा होता है कि वो बंदा जो अपनी स्पीयर को क्लीन कर रहा होता है वो उनके ऊपर अटैक करता है और वो कहता है कि तुम अपनी ऐसे सड़की बातें कहकर मुझे जलाना चाह रहे हो, तो चलो ठीक है, मैं भी इस तुम्हारे फेयर फिस्ट बंदे के अंदर थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, चलो जाकर इसे मिलते हैं। तो दिखाया जाता है कि ये स्पीयर क्लीन करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वांग थे, जो कि पूरे फैंग सिटी के अंदर टॉप मार्शल डिसिपल होता है, वही होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि क्या वांग ती और शीमू की फाइट हो जाएगी और इन दोनों के बीच कौन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और क्या शीमू फैंग सिटी का टॉप मार्शल डिसिपल बन जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।